बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। अब सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल सकें। तो ये कहानी है डायन, एम.ए. राहत की लिखी हुई है। इस कहानी की पहली 4 अक़सात मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। उन तमाम चारों एपिसोड्स के लिंक मैं इस कहानी की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप पहली किस्तें भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी डायन बाई एम.ए. राहत, एपिसोड नंबर 5। रत्ना इन तमाम चीज़ों से बेनियाज दौड़ी चली जा रही थी और फिर जब वो थकी तो एक तरफ रुक गई। थोड़े फासले पर नदी बह रही थी। अब उसका ताक़ुब करने वालों का कहीं पता नहीं था। वो थक सी गई थी। उसने कोई ऐसी जगह तलाश की जहाँ वो बैठकर सांस ले सके। थोड़े फासले पर एक दरख्त नज़र आया। वो उसके नीचे जा बैठी। नदी उससे तकरीबन 20 या 25 गज के फासले पर बह रही थी और उसके पानी के बहने की आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। रत्ना वहाँ बैठकर अपना सांस दुरुस्त करने लगी। वैसे इंसानी गोश्त खाकर उसके जिस्म में जो ताकत और चुस्ती पैदा हो गई थी उसने उसे पूरी तरह खुश कर रखा था और वो सरूर के आलम में बैठी हुई थी। बैठे बैठे उसने सोचा, ज़िंदगी इसी में है। वो जिन जगहों पर रहती है लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं, उससे मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ज़िंदगी का असल मज़ा यही है कि ताज़ा ताज़ा खून पीने को मिले। उससे दिलचस्प और दिलकश बात और कोई नहीं हो सकती। अब अगर वो करण राज को अपनी मोहब्बत के जाल में ना फांसती तो करण राज इस तरह उसके करीब क्यों आता। इससे रत्ना को ये अंदाज़ा हुआ कि उसका हुस्न जवानी उसके मकसद के हसूल में मदद कर सकता है। ज़िंदगी का और कोई महवर तो था नहीं, बस ये सब कुछ ही था जो वो गुजार रही थी। अब उसके अंदर इतनी अकल पैदा हो गई थी कि वो अपने इस माहौल के बारे में सोच सके। बहरहाल बड़ा लुत्फ़ आया था उसे। अब हंसी राज चीखता चिल्लाता रहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक बात है, उसे नुकसान भी पहुंच सकता है। अगर वो मुलाजिम जो उसके पीछे दौड़े थे डर कर कहीं भाग ना निकलते तो मुसीबत बन जाती। वो उसे पकड़ लेते और उसके बाद ना बाबा ना, किसी के चुंगल में नहीं आना चाहिए इस वक्त, उसने अपनी अकल से सोचा। फिर उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ और उसका चेहरा खून में डूबा हुआ है। इस खून को साफ कर लेना चाहिए। चनाचे वो अपनी जगह से उठी और नदी की जानब बढ़ गई। किनारे पर बैठकर उसने पानी से अपना चेहरा धोया, लिबास पर लगे खून के धब्बे साफ किए और तकरीबन मुतमईन हो गई। उस नीम तारीकी में वो बस इतना ही कर सकती थी। अपने आप को साफ सुथरा करके उसने बाल संवारे। रात के इस होलनाक सन्नाटे और वीराने में अगर कोई इस तरह हसीन लड़की को बेखौफी से गर्दश करते देख लेता तो उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती। लेकिन रत्ना खुद इस माहौल से खौफजदा थी। फिर उसे कहीं दूर से रोशनी सी नजर आई। ये मुतहर्रिक रोशनी थी और उस तरफ से आ रही थी जिस तरफ से वो आई थी। उसे खौफ महसूस हुआ कि कहीं उसका ताक़ुब ना किया जा रहा हो। यहाँ से भाग जाना बहुत ज़रूरी है। नदी रास्ता रोके हुए थी, इसलिए वो नदी के किनारे किनारे दौड़ने लगी। पलटकर वो रोशनी को भी देख लेती थी जो उसी सम्मत आ रही थी। रत्ना की रफ्तार और तेज़ हो गई और फिर वो ऐसी जगह पहुंच गई जहां बहुत सारे दरख्त लगे हुए थे और उनके दरमियान एक 4 दीवारी सी बनी हुई थी। रत्ना की समझ में ये बात नहीं आई थी कि ये 4 दीवारी क्यों बनी हुई है, लेकिन उस 4 दीवारी को कूद कर अंदर चले जाना उसके लिए कोई मुश्किल काम साबित ना हुआ। फिर उसने वहाँ फैली हुई लातादाद कब्रों की तरफ देखा। ये मुसलमानों का कब्रिस्तान था। जगह जगह झाड़ियाँ बिखरी हुई थीं, कहीं कहीं दरख्त लगे हुए थे। उन कब्रों के नीचे लातादाद इंसान गहरी नींद सो रहे थे। रत्ना ने सोचा। खौफ की एक लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। वो सहमी हुई निगाहों से इस माहौल को देख रही थी। बहरहाल इंसान थी, जिंदा थी और मासूम थी। ये अलग बात है कि वक्त ने उसके साथ जो भी सलूक किया था, लेकिन उन तमाम चीज़ों के साथ ज़िंदगी की हर खुशी, हर गम, हर तकलीफ़, हर एहसास उसके अंदर मौजूद था। वो घबराए हुए अंदाज में सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। इस माहौल में तो वक्त नहीं गुजारा जा सकता। लेकिन उसे ये बात मालूम हुई कि अगर हंसी राज को उसका पता चल गया और उसके आदमियों ने उसे पकड़ लिया वो उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करेंगे। इस खौफ से बचने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं थी। वो देखती रही, इधर उधर का जायज़ा लेती रही और फिर उसे कब्रिस्तान के काफ़ी फासले पर थोड़ी रोशनी सी महसूस हुई। वो एक बार फिर सहम गई। ये वही रोशनी थी जो उसे दूर से नज़र आई थी और मुतहर्रिक थी। हाय राम, वो आ गए, अब मैं क्या करूं? यहाँ से भाग कर कहाँ जाऊँ मैं? वो सोचने लगी।
चंद गज के फासले पर उसे एक दरख्त नजर आया। उस वक्त उसके अलावा उसके पास कोई चाराकार नहीं था कि वो उस दरख्त पर चढ़ जाए। बचपन में वो दरख्तों पर चढ़कर आम और जामुन खाया करती थी। जामुन का एक दरख्त तो उसका पसंदीदा दरख्त था। ये दरख्त उसके घर के सहन में मौजूद था और वो उस पर चढ़कर जामुन तोड़ लिया करती थी। वो महारत उस वक्त उसके काम आई और वो तेजी से चढ़कर एक शाख पर जा बैठी। मुतहर्रिक रोशनी अंदर दाखिल हो गई थी और रत्ना को हैरत हुई। वो हंसी राज के मुलाजिम नहीं थे, बल्कि बहुत से अफराद थे जो एक कंधे पर एक जनाजा उठाए हुए अंदर दाखिल हुए थे। उनमें से एक ने बड़ा सा लैंप पकड़ा हुआ था और वो रोशनी उसी लैंप की थी। वो लोग आगे बढ़कर एक ऐसी जगह गए जहां एक नई कब्र खुदी हुई थी। बोरकन उन लोगों को देखकर बहुत फासले पर बनी हुई झोंपड़ी से बाहर आ गया और उसने मैयत की तदफीन शुरू कर दी। रत्ना खामोशी से ये मंजर देखती रही। इससे पहले उसने कभी किसी मुर्दे को दफन होते हुए नहीं देखा था। वो सारी चीज़ों का जायजा लेती रही। काफ़ी देर तक वो लोग मसरूफ़ रहे और उसके बाद वहाँ से चले गए। रत्ना को एक बार फिर अपना माजी याद आने लगा। बड़ी गम की कहानी थी उसकी। माँ याद आई, उसके साथ गुजरे हुए लम्हात याद आए। वो वक्त याद आया जब माँ ने उसके होंठों की प्यास बुझाने के लिए अपने खून के कतरे उसके मुंह में टपकाए थे और फिर अपना गोश्त भी उसे खिलाया था। ये बड़े दर्द अंगेज लम्हात थे। रत्ना न जाने कब तक उनके बारे में सोचती रही। फिर वो उस वक्त चौंकी जब उसे दरख्त की ऊंची शाख पर एक सरसराहट सी महसूस हुई। उसने पलट कर देखा और फिर उसके हलक से एक तेज चीख निकल गई। सफ़ेद रंग की एक बिल्ली थी जो दरख्त की एक ऊंची शाख पर बैठी अपनी रोशन आंखों से उसे घूर रही थी। इससे पहले बिल्ली यहाँ मौजूद नहीं थी। चीख की आवाज़ के साथ ही बिल्ली ने भी हल्क से एक तेज गुराहट निकाली और उस शाख पर कूदी जिस पर रत्ना मौजूद थी। रत्ना अपने आप को संभाल ना सकी और दरख्त की शाख से नीचे गिर पड़ी। बिल्ली ने भी उसके साथ ही छलांग लगाई और फिर उसके ऊपर से कूदी और वहां से बर्क रफ्तारी से भागती चली गई। रत्ना के पूरे बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थीं और वो खौफ से बुरी तरह कांप रही थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि बिल्ली कहाँ से आई और चाहती क्या है। दरख्त से गिरने की वजह से उसके बदन को चोट भी लगी थी। बहुत देर तक वो खौफ व दहशत के आलम में पड़ी रही। बड़ा अजीबो गरीब माहौल हो गया था। मुर्दे को दफन करने वाले अब वापस जा चुके थे और रोशनी तक नजर नहीं आ रही थी। रत्ना देर तक अपनी जगह पड़ी रही। फिर वो उठी और अंदाज़ा लगाने लगी कि उसके बदन के किसी ऐसे हिस्से को चोट तो नहीं लगी जिसकी वजह से उठना मुश्किल हो जाए, लेकिन ऐसी कोई चोट नहीं थी। फिर भी घुटनों में काफ़ी दर्द हो रहा था। हाय राम, किस मुसीबत में पड़ गई हूँ मैं। अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। वैसे मेरा ये अंदाज़ा तो गलत निकला कि वो लोग मेरी तलाश में आए थे। वो तो अपने किसी मुर्दे का क्रियाक्रम करने आए थे, मगर ये लोग शमशान घाट में अपने मुर्दे जलाते क्यों नहीं, ऐसे ज़मीन में रखकर क्यों चले जाते हैं। रत्ना के जहन में तजस्सुस जाग उठा। बस दोहरी शख्सियत की मालिक थी वो। जब बचपन की मासूमियत जहन में उभरती तो एक मासूम बच्ची के अंदाज में सोचती, और जब एक खौफनाक और आदमखोर की हैसियत से अपनी फितरत में आती तो ऐसी खौफनाक बला बन जाती जिसे देखकर लोगों के कलेजे फट जाते। बहरहाल उस वक्त भी वो तमाम तर खौफ व दहशत और तकलीफ के बावजूद उसके जहन उस ख्याल ने सर उबारा कि देखूं तो सही कि मुसलमान अपने मुर्दे किस तरह ज़मीन में रख जाते हैं, इनका होता क्या है और ये अपने मुर्दे जलाते क्यों नहीं। हद नज़र खौफनाक सन्नाटा तारी था। अगर ये तजस्सुस इस पर इस तरह गालिब ना होता तो वो उस सर्वे का जायज़ा लेने के लिए उसके करीब ना पहुंच जाती। तो यकीनी तौर पर ऐसे माहौल में इंसान का अपने जहन पर काबू रखना मुश्किल होता। मगर वो अजीबो गरीब फितरत की मालिक थी। वो उस कब्र के पास पहुंच गई जिसे वो लोग बना कर गए थे। मट्टी हटाने में उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि वो बिल्कुल नरम थी और जो लोग इस लाश को दफन करके गए थे वो भी शायद जल्दी में थे। रत्ना के दिल में अब ये एहसास जड़ पकड़ गया था कि ज़रा उस मुर्दे को देखे। वो कब्र के नज़दीक बैठी पूरी मेहनत से मिट्टी हटा रही थी। जब कब्र का 1/4 हिस्सा खाली हो गया तो उसे एक पत्थर नज़र आया। ये पत्थर कब्रों के किनारों पर रखा हुआ था। रत्ना ने इतनी जगह बना ली थी कि वो आसानी से उस पत्थर को हटा सके। चनाचे उसने पत्थर पर उंगलियां फंसाईं और बड़ी मुश्किल से उसे हटाया। उसे नीचे सफ़ेद कपड़ा नज़र आ रहा था। रत्ना ने सोचा कि झुककर कपड़े को हटाए और मरने वाले को देखे। चनाचे वो घुटनों के बल कब्र के सरहाने बैठ गई। उसके लंबे लंबे घटाओं जैसे बाल कब्र में लटक रहे थे।
थोड़ा सा और नीचे झुककर उसने कपड़ा उठाया और अचानक ही उस मुर्दे की तेज चीख सुनाई दी। उसके साथ ही मुर्दे ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसके बाल पकड़ लिए थे। रत्ना के हलक से एक दहशतनाक चीख निकली और उस चीख के साथ साथ ही मुर्दे के हलक से भी दहाड़ने की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। कब्रिस्तान की पुरहौल फिजा में एक दहशतनाक अमल का आगाज हो गया था। रत्ना बहुत ताकतवर थी, लेकिन बालों की वजह से बेबस हो गई थी। फिर सबसे बड़ी बात ये कि माहौल इस कदर खौफनाक था कि एक वीरान कब्रिस्तान में लेटा हुआ एक मुर्दा किसी के बाल पकड़े तो सूरत हाल क्या हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उधर मुर्दा उसके बाल छोड़ने को तैयार नहीं था और उधर रत्ना अपने तौर पर ताकत लगा रही थी। बेमुश्किल तमाम वो थोड़ा सा ऊपर उठने पाई तो मुर्दे की कलाइयाँ उसके हाथ में आ गईं और उसने पूरी कुव्वत से उन दोनों कलाइयों को पकड़ लिया। फिर उसके बाद उसने मुर्दे को कलाइयों से पकड़कर उठाया और कब्र के नज़दीक की ज़मीन पर दे मारा। सफ़ेद कफन से मुर्दे का चेहरा झांकने लगा। एक बूढ़ी औरत थी, लंबा चेहरा, मुड़ी हुई नाक, फटे फटे होंठ, दुबला पतला बदन, सफ़ेद बाल, लेकिन आंखें गहरी सुर्ख, बिजली के बल्ब की तरह चमकती हुई महसूस हुई। रत्ना ने अपना घुटना उसके सीने पर रखा और उसकी गर्दन दबा ली। फिर जब मुर्दे की गर्दन बहुत जोर से दबी तो उसने रत्ना के बाल छोड़ दिए। रत्ना बिखरी हुई उठ गई और उसने कई ठोकरें उस कफन पोश मुर्दे को मारी जो एक औरत थी। औरत के हलक से चीखें निकलने लगीं। रत्ना को चूंकि बहुत तकलीफ पहुंची थी और वो एक बेखौफ शख्सियत थी, इसलिए उसे अब मुर्दे पर सख्त गुस्सा आ रहा था। आखिरकार बूढ़ी औरत ने दोनों हाथ उठाए और उसके हलक से फटी फटी आवाज़ निकली, बस बस रुक जा, तू कौन है? तुझे मुझसे डर नहीं लगा? कौन है तू? रुक जा, देख मैं कहती हूँ रुक जा, इससे पहले कि मेरे दिल में तेरे लिए इंतकाम का जज्बा पैदा हो, रुक जा, मुझे इस तरह ना मार। एक मुर्दा वजूद को ठोकरें मारने से कुछ नहीं मिलता। रत्ना हाँप रही थी। उसने दांत पीसते हुए बूढ़ी औरत को देखा और बोली, तूने मेरे बाल क्यों पकड़े थे? मैं भी एक मुश्किल का शिकार थी। अगर मैं तुझे आवाज़ देती, ये कहती कि मुझे कब्र से निकाल, तो तू खौफजदा होकर भाग जाती। तेरे बाल मैंने सिर्फ इसलिए पकड़े थे कि तू रुक जा। मेरी बात सुन ले, अगर तुझे तकलीफ़ हुई है तो मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं मरी नहीं हूँ, मुझे ज़िंदा इस कब्र में दफन कर दिया गया था। मैं इस कब्र से निकलना चाहती थी, तूने मुझे इस कब्र से निकाला है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ और जो तकलीफ़ तुझे मेरे हाथों से पहुँची है इसके लिए मैं तुझसे माफ़ी चाहती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता रत्ना भी मुतदिल हो गई। कुछ लम्हे उसने खामोश रहने के बाद कहा, तुमने मेरे बाल बहुत ज़ोर से पकड़े थे। मजबूर थी, मैं बहुत मजबूर थी। तू अगर भाग जाती तो मुझे इसी कब्र में दफन रहना पड़ता और लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते। आखिरकार मेरा वजूद ख़त्म हो जाता। कौन हो तुम? अपने बारे में मुझे बताओ। रत्ना अब पुरसुकून हो चुकी थी। मेरा नाम श्रद्धावती है। यूँ समझ ले, दुनिया में अगर किसी औरत पर बेइंतहा मुजालिम हो तो वो भी मुझसे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर पूरी कहानी सुनाने बैठ जाऊँ तो कितना वक्त गुजर जाए। बात असल में ये है, मगर नहीं, चल यहाँ से आगे बढ़। ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है। कौन जाने कब कोई बूढ़ा आलिम इधर निकल आए और हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े। आ मेरे साथ आ जा। रत्ना की समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन बहरहाल वो उस औरत के पीछे चल पड़ी। उसे हंसी राज का खतरा था और वो सोच रही थी कि यहाँ से जितनी दूर निकल जाया जाए बेहतर है। हंसी राज के हर कारे अगर घोड़ों पर सवार होकर निकल गए और उसकी तलाश में दूर दूर तक बिखर गए तो उनका यहाँ तक पहुँचना मुश्किल नहीं होगा। श्रद्धावती खामोशी से आगे का सफ़र तय करती रही और रत्ना उन भयानक लम्हात का तस्वुर करती रही जो उसके साथ पेश आए थे। करण राज का खून पीने के बाद रत्ना के वजूद में वो सारी कुव्वतें मौजूद थीं जो उसे जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर कर देती थीं, लेकिन बहरहाल सीने में दिल वही था जिसमें खौफ के साए तैरा करते थे। बहरहाल काफ़ी फासले तय करने के बाद वो बूढ़ी औरत एक जगह रुकी। उसने बहुत दूर इशारा करते हुए कहा, देख उधर वीरानों में, दूर तक देख। कोई नज़र आ रही है तुझे चीज़? रत्ना ने उस तरफ निगाहें दौड़ाईं तो उसे एक नहीं कई रोशनियां जलती हुई नजर आईं। वो बोली, हाँ मैं देख रही हूँ। वो मेरी बस्ती है और बस्ती से दूर एक झोंपड़ी बना रखी है मैंने, उसमें क़याम है मेरा। मगर मैं उधर नहीं जाऊंगी क्योंकि लोग ये जानते हैं कि मैं यहाँ रहती थी और अब भी शमशाद खान को इस बात का इल्म है कि मैं मर चुकी हूँ और उन्होंने मुझे दफन करा दिया है। मगर वो बेवकूफ़। बूढ़ी औरत रुकी और फिर हंसने लगी।
कुछ लम्हे खामोश रहकर बोली, और अब इसे, मगर नहीं, मेरे दुश्मन तो इससे भी बड़े हैं। शरदावती ने न जाने क्या क्या कह रही थी और रत्ना ये सोच रही थी कि बूढ़ी औरत को लात मारकर यहाँ से निकल पड़े। लेकिन कहाँ, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन उसे अपने लिए कोई ठिकाना नजर नहीं आता था। ऐसी सूरत में बूढ़ी औरत उसके लिए अगर सहारा बन जाए तो उसके लिए नुकसान नहीं बल्कि फायदा था। चनाचे रत्ना खामोश हो गई। अचानक ही बूढ़ी वापस पलटी और बोली, यहाँ से कुछ फासले पर एक बाग है, उस बाग में हरि सिंह रहता है और हरि सिंह पर मैंने कुछ एहसानात किए थे। वो जरूर हमें अपने दरमियान जगह दे देगा और हमारा साथ भी देगा। हरि सिंह इस बाग में माली की हैसियत से काम करता था। अरे ये ठीक है, इसका तो मुझे पहले ख्याल ही नहीं आया। और मज़े की बात यह है कि हरि सिंह ये नहीं जानता कि मैं शरदावती हूँ, वो मुझे बस माँ जी कहता है। वारे वाह, ये समझ लो कि ज़िंदगी का सही रास्ता मिल गया। और जब किसी को नुकसान पहुँचना होता है तो इस तरह रास्ते बन जाते हैं। चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आ जा। फिर जब शरदावती उस बाग तक पहुंची जिसके दरख्तों पर लगे हुए आमों की महक दूर दूर तक फैल रही थी, तो सुबह के उजाले फूट रहे थे। रत्ना चलते चलते थक गई थी। सुबह की रोशनी में बाग का माली चींटियां बजा बजा कर परिंदों को उड़ा रहा था। दरख्तों की चोटियों पर मुख्तलिफ किस्म के हसीन परिंदे सुबह के आगाज की खुशियां मना रहे थे। अचानक ही एक मर्दाना आवाज उभरी, ओहो कौन है, खबरदार आमों को हाथ मत लगाना। और फिर रत्ना ने एक बांके जवान को देखा। लंबा तड़ंगा जिस्म, नोकीली मूंछें, लेकिन चेहरे पर मासूमियत की परछाइयां, डंडा हाथ में लिए उसी तरफ आ रहा था। शरदावती उसे देखकर मुस्कुराने लगी। दिन की रोशनी में उस बूढ़ी चुड़ैल का चेहरा और नुमायां हो गया था, मगर उसकी आंखों की सुर्खी अब सफ़ेदी में बदल चुकी थी। माली थोड़ा सा आगे आया और फिर एक लम्हे के लिए ठटक गया, फिर जोर से चीखा, अरे अम्मा तू आ गई। और उसके बाद दौड़ता हुआ उनके करीब पहुंच गया। उसकी निगाहें बूढ़ी औरत का जायजा ले रही थीं। अब के तू बड़े अरसे के लिए चली गई थी अम्मा, तुझे पता है कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, याद ही करता रहा तुझे। फिर मैंने सोचा कि तू मेरी सगी माँ तो नहीं ना, सगी माँ होती तो इस तरह छोड़ कर तो ना जाती। बूढ़ी औरत हंसी, फिर आहिस्ता से बोली, और तू मुझे बुरा ही कहे जाना हीरा। कितनी बार कहा है अम्मा, मेरा नाम हीरा नहीं, तेरा नाम कुछ भी है, पर जब मैंने तुझे हीरा कह दिया तो तेरा नाम हीरा ही है, क्योंकि तू हीरो की तरह चमकदार दिल का मालिक है। ये कौन है अम्मा? नवासी है मेरी, इसके लिए तो इस बार इतनी देर गुजर गई थी। शरदावती ने फौरन ही कहा, अच्छा अब आ जा झोंपड़े में चल, मैं तेरे लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर आता हूँ। उस माली का झोंपड़ा बेमिसाल था, बहुत कुशादा और बड़ा वसी घास फूस का बना हुआ था, इतना अच्छा कि रहने में मज़ा आए। बाहर चौड़ा बरामदा, उसके बाद लंबा चौड़ा अहाता जिसमें बकरियां बंधी हुई थीं। हीरा उन्हें छोड़कर चला गया तो शरदावती ने रत्ना से कहा, देख लिया तूने, चल अब आराम से आ जा और मुंह हाथ वगैरह धो ले। तू तो बड़ी सुंदर है, मैंने पहले तुझ पर गौर ही नहीं किया, बिल्कुल मेरी तरह। मेरी जवानी भी बिल्कुल तेरे जैसी थी। जा अपना हाथ मुंह धो ले, बैठ जा, हीरा खाने के लिए लाता होगा। रत्ना ने बरामदे में आकर पानी के बर्तनों से पानी निकाला, खूब मुंह हाथ धोया, बाल समेटे और उसके बाद बरामदे में ही एक तख्त पर बैठ गई। आंखें नींद से झुकी जा रही थीं, मगर भूख भी लग रही थी। थोड़ी देर के बाद शरदावती खुद ही बाहर आ गई। उसने रत्ना को देखा, पुरख्याल अंदाज में देखती रही और फिर उसके होंठों पर एक मकरूह मुस्कुराहट फैल गई थी। न जाने वो रत्ना के बारे में क्या सोच रही थी। हीरा को वापस आने में काफ़ी देर लगी थी और अब सूरज बुलंद होने लगा था। हीरा वापस आया तो उसके पास खाने पीने का काफ़ी सामान मौजूद था। अरे तूने तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ कर डाली, शरदावती बोली। अम्मा तू आई है, तेरे साथ तेरी नवासी भी है, अब तेरा बेटा इतनी भी खिदमत नहीं कर सकता। चलो तुम दोनों खाओ, तेरा नाम क्या है री? हीरा ने बराह रास्त रत्ना से सवाल किया। रत्ना बोली और पोटली खोलने लगी। तीनों ने खूब खाया पिया। उसके बाद शरदावती बोली, जा रत्ना तू अंदर जाकर सो जा, मैं हीरा से बातें करूंगी, मुझे नींद नहीं आ रही। अम्मा तू थोड़ी देर बैठ, मैं ज़रा बाग का चक्कर लगाकर आता हूँ। रत्ना तो अंदर जाकर सो गई थी। शरदावती बाहर बैठी रही। फिर उस वक्त दिन खूब चढ़ चुका था जब रत्ना की आंख खुली। वो उठकर बैठ गई। जब वो बाहर आई तो शरदावती तख्त पर लेटी हुई थी, जाग रही थी। रत्ना को देखकर उठ गई और मुस्कुराकर बोली, सुबह हो गई तेरी? मैं बहुत देर तक सोई हूँ नानी जी। रत्ना ने कहा। शरदावती खूब हंसी।
یہ تو نے اچھا کیا کہ مجھے نانی جی کہنے لگی۔ چل ٹھیک ہے، منہ ہاتھ دھو لے، وہ کھانا لے آیا ہے ہمارے لیے۔ پھر کھانا؟ تو اور کیا، مگر میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ ہم یہاں کچھ زیادہ دن رہیں گے اور وہ ہمارے لیے کھانے پکانے کا سامان لا دے۔ اکیلا ہے بیچارہ، رشتے ناتوں کو ترسا ہوا، بڑا خوش ہے ہم دونوں کے آنے سے۔ کہہ رہا ہے دوپہر کے بعد جائے گا اور سامان لے آئے گا۔ تجھے کھانا پکانا آتا ہے؟ نہیں، رتنا نے جواب دیا۔ اچھا خیر، وہ بھی آ جائے گا، تم منہ ہاتھ دھو لے، کھانا کھائیں گے، اس کے بعد تو مجھے اپنے بارے میں بتانا۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد رتنا نے مختصر طور پر شراداوتی سے کہا، میں اپنے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں نانی جی، ماتا پتا مر گئے، ایک چھوٹی سی آبادی میں رہتی تھی، وہاں سے بھاگے راستے میں ذمہ دار نے میرے پتا جی کو مروا دیا، ماتا جی اور میں ایک کار میں بند ہو گئے، اور اس کے بعد بہت عرصے کے بعد جب میں باہر نکلی تو ماتا جی مر چکی تھیں اور میں بے سہارا رہ گئی تھی۔ رتنا نے مختصر انداز میں پوری کہانی شراداوتی کو سنا دی۔ شراداوتی پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، سنسار میں ہلچل مچا سکتی ہے تو، سنسار میں ہلچل مچا سکتی ہے، معصوم ہے، اپنے آپ کو نہیں جانتی، پر بڑا ہی اچھا ہوا، اور بھوانی ماں جو بھی کرتی ہے اچھا ہی کرتی ہے۔ اب دیکھنا تم، ہم کالی کے داس اس سنسار کو اکال کنڈر نہ بنا دیں تو ہمارا بھی نام نہیں۔ 6 کنبوں سے بدلہ لینا ہے مجھے، ان 6 کنبوں نے مجھ پر جو ظلم کیا تو سوچ بھی نہیں سکتی، کیا تھی میں اور کیا بنا دیا ان لوگوں نے مجھے۔ پھر میں نے بہت سے منتر سیکھے، ان سے جنگ کرنے کے بارے میں سوچا تو میرے دشمنوں نے مجھے مسلمان عالموں کے حوالے کر دیا، انہوں نے مجھے قید رکھا، اور مجھے جب اندازہ ہو گیا کہ اب ان کی قید سے رہائش مشکل ہے تو میں نے مرنے کا ڈھونگ رچایا، سانس روکنا آیا ہے مجھے، سانس روک لی میں نے، اور جب انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ میں مر چکی ہوں تو انہوں نے اپنے دھرم کے مطابق مجھے کفن پہنا کر دفن کر دیا، لیکن تو نے ایک بار پھر میرا جیون بچا لیا، یہ تیرا احسان ہے مجھ پر۔ یہ کہانی پھر تجھے کبھی اطمینان سے سناؤں گی، بس تو سمجھ لے ایک سنسار میرا دشمن رہا، اور اس دشمنی میں اس نے کیا کیا کر ڈالا میرے ساتھ۔ میرا حلیہ دیکھ رہی ہے تو، ایسی نہیں تھی میں، بالکل بھی ایسی نہیں تھی، مجھے ایسا بنا دیا گیا ہے، مجھے ایک بار پھر تیرے روپ میں نیا جیون دیا ہے، اب اس جیون سے فائدہ اٹھانا میرا کام ہے، چھوڑوں گی نہیں انہیں جن سے بدلے کی بھاونا میرے من میں پروان چڑھ رہی ہے۔ ایک بات بتا رتنا، کیا تو میرا ساتھ دے گی؟ بول، میرا ساتھ دے گی تو؟ رتنا سوچتی رہی، ظاہر ہے اس کے پاس قوت فیصلہ نہیں تھی، کوئی راستہ ہی نہیں تھا اس کے پاس زندگی گزارنے کا، زمانے سے ناواقف، ماحول سے بے خبر، بیچاری معصوم تھی۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا، نانی جی جیسا آپ کہو گی ویسا ہی کروں گی۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ ہیرا بہت اچھا آدمی تھا، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، پھر کئی دن گزر گئے، اس کی پیشانی پر کوئی شکن بھی نہیں آئی تھی، معاملات جوں کے توں چل رہے تھے۔ پھر ایک دن شراداوتی نے اس سے پوچھا، ہیرا کیا حال ہے تیرے جاگیردار کا، کیسی چل رہی ہے اس کی راجدھانی؟ نانی جی ہم تو 2 کوڑی کے غلام ہیں، ہماری کیا اوقات، مہاراج کیسے جیون بتا رہے ہیں ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہوتا، بس آپ یوں سمجھ لو کہ چل رہی ہے گاڑی، اکیلے میں کیا کر سکتے ہیں، بہرحال۔ اچھا یہ بتا، آتے ہیں کبھی کبھی؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، اب تو موسم آ رہا ہے، مہاراج اس وقت آئیں گے جب آم پک جائیں گے، ابھی تو آم پک رہے ہیں، تھوڑے دن پہلے دیوان جی آئے تھے اور دیکھ بھال کر کے گئے تھے، بس جیون بیت رہا ہے۔ شراداوتی خاموش ہو گئی، پھر اس نے رتنا سے کہا، رات کو، رتنا جوان ہو گئی ہے تو، ایک بات بتا مجھے، کیا تیرے من میں جوانی کا احساس نہیں ابھرتا؟ سمجھی نہیں نانی جی، میرا مطلب ہے کبھی من یہ نہیں چاہتا کہ کوئی من کا میت ملے۔ رتنا خاموشی سے سوچتی رہی، پھر بولی، نانی جی کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں، جیون کی ساری کہانی تمہیں سنا چکی ہوں، اس کہانی میں کیا ایسا کوئی سمے ہے جو اس طرح کے خیالات من میں پیدا کر دے؟ ہاں یہ تو ہے، مگر باؤلی میں تجھے بتاؤں گی کہ جیون کیا ہے، جوانی کیا ہوتی ہے، سنسار میں انسان کے من کے میت کیسے ملتے ہیں، تو نے اپنی سندرتا کو دیکھا ہے کبھی؟ بھگوان کی سوگند، اگر راجکماریوں کے کپڑے پہن لے تو راجکماری لگے، ایسی کہ جو دیکھے من محسوس کر رہ جائے۔ تیرے جیون میں جو صورت حال نکلی ہے، مطلب یہ کہ منشیہ کا خون پینا، گوشت کھانا، اس نے تیرے شریر کو ایسا بنا دیا ہے کہ کوئی اسے دیکھے تو دیوانہ ہو جائے۔ دیکھ، منشیہ اگر اپنے آپ کو خلوص اور محبت کے ساتھ کسی کے حوالے کر دے تو بہت مشکل ہوتا ہے ایسا کہ اسے خلوص اور محبت سے چاہنے والے لوگ مل جائیں۔ سنسار اپنے مطلب کی سوچتا ہے اور اپنے مطلب کی سوچنے والے تجھے لاکھوں مل جائیں گے۔ جوانی اور جوانی کی دین تو تھوڑے ہی عرصہ ساتھ رہتی ہے، اس کے بعد بس پھر سمجھ لے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔
اگر کوئی چیز سارا جیون ساتھ دے تو وہ ہوتی ہے اپنی عقل، اور اپنی عقل سے کام لے کر ساری جوانی اور عمر کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ شردا نے رتنا کو دیکھ کر پوچھا۔ رتنا مسکرا دی، بولی، نانی جی ہمیشہ ہی من چاہا کہ مجھے کوئی سنسار کی باتیں بتائے۔ بھگوان کی سوگند، مجھے پہلی بار لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے میرا اپنا ملا ہے، جو صرف اپنا نہیں بلکہ میرے بارے میں بھی سوچ رہا ہے۔ آپ نانی جی، آپ میری مدد کرو اور مجھے بتاؤ مجھے اس پاپی سنسار کے بارے میں۔ اب جب مجھے آپ ملی ہو تو سنسار کا بہت سا گیان مجھے مل رہا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے نانی جی کہ کس طرح میرے ماتا پتا کو جیون سے محروم کیا گیا۔ ہاں نانی جی، اب ساری باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں۔ میری ماتا جی بہت سندر تھیں، کمل کے پھولوں کی طرح۔ مجھے یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے۔ اب جب کہ ہوش آیا ہے مجھے تو ساری باتیں من میں آ رہی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری ماتا جی کا منوش ہی میرے پتا جی کی موت کا سبب بن گیا تھا، اور آخر میں مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ماتا جی نے مجھے جیتا رکھنے کے لیے اپنا خون پلایا تھا، اپنا گوشت کھلایا تھا تاکہ میں زندہ رہوں۔ نانی جی، اب مجھے ساری باتیں یاد آ رہی ہیں، اور اس لیے یاد آ رہی ہیں کہ آپ نے میرے من میں پریم جوت جگائی ہے۔ اس نے مجھے سب کچھ یاد دلا دیا ہے۔ مجھے بتائیے سنسار کے بارے میں۔ شردا نے محبت سے رتنا کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بولی، کھلی سی بات ہے کہ پاپیوں کو کھا جاؤ، انہیں کچا چبا لو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو وہ ایسا کریں گے۔ تم نے اگر انہیں نقصان نہیں پہنچایا تو وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ یہی ریت ہے اس سنسار کی، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں تم انہیں نقصان پہنچا دو، بس یہی تمہاری جیت ہے۔ میں ایسا ہی کروں گی نانی جی، ایسا ہی کروں گی۔ مجھے بتاتی رہو نانی جی، سب کچھ بتاتی رہو۔ آج سے میں تجھے اصل سنسار کی تصویر دکھاؤں گی، بتاؤں گی تجھے کہ سنسار کیا ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے تجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں تمہاری ہر بات کی تعمیل کروں گی نانی جی، رتنا نے جواب دیا۔ پتہ نہیں شراداوتی کا ماضی کیا تھا، وہ بڑی پراسرار شخصیت کی مالک تھی۔ جو کچھ اس نے رتنا کو بتایا تھا وہ بھی سنسنی خیز تھا۔ کس نے کیا تھا اس کے ساتھ یہ بات تو رتنا کو معلوم نہیں تھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بوڑھی عورت جوانوں سے زیادہ ذہین اور سمجھدار تھی۔ لگتا تھا سینکڑوں سال کا تجربہ اس میں سما گیا ہو۔ اس نے رتنا کو زندگی کے ہر رنگ سے آشنا کر دیا۔ اس نے رتنا کو سکھایا کہ مرد کو لبھانے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں، انسانوں کو اپنے جوتوں پر کیسے سلایا جاتا ہے۔ یہ سارے گر اس نے رتنا کو سکھائے اور رتنا انہیں سیکھتی رہی۔ ادھر ہیرا جو نہ جانے اپنے دل میں رتنا کے لیے کیا مقام بنا چکا تھا۔ رتنا ساری دنیا سے بے خبر شراداوتی کے احکامات کی تعمیل کر رہی تھی، اور ہیرا ان ساری چیزوں سے بیگانہ اس کے لیے دل میں کیا کیا ارمان سجائے بس اس کی پوجا کر رہا تھا۔ جو وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا، ہیرا کی پرستش عروج پر پہنچ گئی تھی۔ ایک رات جب اس سے اپنا دل سنبھالا نہ گیا اور شراداوتی گہری نیند سو گئی تو ہیرا نے رتنا کو آواز دی جو سونے کے لیے جا رہی تھی۔ رتنا ہیرا سے کافی بے تکلف ہو چکی تھی، چنانچہ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی ہیرا کے پاس پہنچ گئی۔ کیا بات ہے ہیرا؟ رتنا، ذرا دیکھ، چاند پورا ہو گیا ہے۔ وہ تو ہے، تجھے بڑی عجیب بات بتاؤں؟ ہاں بتا۔ وہ جو 3 پیڑ سر جوڑے کھڑے ہیں اور ان کے بیچ میں گہرا گڑھا ہے نا، دیکھا ہے نا تو نے؟ وہ ادھر۔ ہاں دیکھا ہے، اب تو میں نے سارا باغ ہی دیکھ لیا ہے۔ رتنا، جب چاند پورا ہوتا ہے نا تو اس گڑھے میں 3 پھول کھلتے ہیں۔ ساری رات یہ پھول کھلے رہتے ہیں اور صبح کو ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہے نا عجیب بات؟ ہیرا کپکپاتی آواز میں بولا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ رتنا نے اس سے پوچھا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے چاہے، میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، چل ذرا دیکھوں تو صحیح۔ ہیرا کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ آج جو کچھ وہ کرنے جا رہا تھا وہ اس کی دیوانگی کی انتہا تھی۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس جگہ پہنچا۔ گڑھے کے پاس پہنچ کر اس نے کہا، دیکھ لے جھانک کر۔ رتنا نے جھانک کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ چونک کر رہ گئی اور بولی، ہیرا، یہاں تو کوئی پھول نہیں کھلا۔ وہ تو مٹی کا گڑھا ہے نا؟ تو پھر ایک گڑھا میرے من میں بھی ہے۔ تیرے من میں؟ ہاں، تو پھر تینوں پھول اس گڑھے میں کھلے ہوئے ہیں۔ رتنا، میں پریم کرنے لگا ہوں تجھ سے۔ میں سارا جیون تیرے چرنوں میں وار دینے کے لیے تیار ہوں۔ رتنا، تو یقین کر، سارا جیون میں تجھے سخی رکھوں گا۔ ماں جی کبھی میری خواہش سے انکار نہیں کرے گی۔ تو ایک بار میرے من میں بس جا۔ رتنا،
तू मेरे मन में बसी हुई है, 1000 जीवन वार दूंगा तेरे जीवन पर। रत्ना ने निगाहें उठाकर उसे देखा। वक्त खुद अपनी आवाज़ होता है, कहानियाँ खुद ब खुद नहीं बनती, वक्त उन कहानियों को आवाज़ देता है। और इस वक्त जो सूरत हाल थी वो भी बस एक कहानी ही थी। रत्ना की निगाहें हीरे के चेहरे पर पड़ने की बजाय उसकी लंबी गर्दन पर पड़ी थीं। बाएसम्मत एक रग फूली हुई थी और रत्ना की निगाहें उस रग पर जम गईं। उसने गहरी निगाहों से उस रग में दौड़ते हुए खून को देखा और उसकी आंखों में नशा आलूद कैफियत पैदा हो गई। उसने कहा, हीरा क्या चाहता है तू मुझसे? मन की प्यास बुझाना चाहता हूँ, सारा जीवन दे दूंगा तुझे। अगर मैं तुझसे तेरा जीवन वाकई मांगूं तो मांग कर तो देख, सोच ले। सोच लिया, हीरा ने कहा और आगे बढ़ाया। रत्ना के दोनों हाथ फैल गए और हीरा सहरज़दा हो गया। ये सहर उस वक्त टूटा जब उसकी गर्दन में रत्ना के तेज नोकीले दांत पेवस्त हो गए और रग ने मुंह खोल दिया। हीरा बुरी तरह तड़पा था। उसके मुंह से वहशतज़दा आवाज़ निकली, रत्ना, ये क्या? लेकिन अब वहाँ रत्ना कहाँ थी? वहाँ तो एक खून रेज शैतान हीरा की गर्दन से लिपटा हुआ था। एक खौफनाक नागिन ने अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन की रग में पेवस्त कर दिए थे। हीरा ने अपने मजबूत बदन की पूरी ताकत से रगना की बगलों में हाथ डालकर उसे दूर करना चाहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि पत्थर का एक वजूद, एक खौफनाक फौलादी चट्टान उसके सारे वजूद पर हावी है। अपनी तमाम तर जिस्मानी कुव्वत, अपनी तमाम तर जान से जोर लगाकर उसने रत्ना को अपने पीछे से हटाना चाहा, लेकिन रत्ना किसी जौं की तरह उसके साथ लिपटी हुई थी। उसने हीरा की दोनों टांगें अपनी टांगों में जकड़ ली थीं। वो किसी ऐसे पहलवान की तरह चिपकी हुई थी जिसे लातादाद दाव पेच आते हों। हीरा की गर्दन का खून उसके वजूद में मुंतकिल हो रहा था। वो ये खून पी रही थी और हीरा बेसुध होता जा रहा था। न जाने कब तक उसने जदोजहद की और उसके बाद उसकी जदोजहद शर्त पड़ गई। लेकिन रत्ना अब वो रत्ना नहीं थी। श्रद्धावती ने उसे ज़माने से रोशनास करा दिया था। ये बता दिया था उसने रत्ना को कि अपनी हिफाजत दुनिया का सबसे बड़ा काम है। इंसान जो कुछ भी करे सबसे पहले अपने बचाव का बंदोबस्त करे, इसी में उसकी ज़िंदगी है। और रत्ना ने ऐसा ही किया था। चनाचे अब इन तमाम चीज़ों से फारिग होकर सबसे पहले उसने इधर उधर देखा। हीरा की झोंपड़ी के आसपास जो सारी चीज़ें थीं उसके बारे में उसे सारी मालूमात थीं। वापस आकर उसने सबसे पहले श्रद्धावती को देखा। बूढ़ी औरत गहरी नींद सो रही थी। रत्ना ने कुछ बेलचे वगैरह उठाए और वापस उसी जगह पहुंच गई जहां अब हीरा की लाश पड़ी थी। वो गड़ा जिसके बारे में हीरा ने बताया था कि 3 फूल खिलते हैं, अब उसमें हीरा की लाश पड़ी हुई थी और रत्ना चारों तरफ से मट्टी समेटकर 3 फूलों वाले उस गड्ढे को बंद कर रही थी। फिर उसने टूटी हुई घास उस गड्ढे पर लगाई और इस तरह उसे ओढ़स दिया कि किसी को ख्वाब में भी ख्याल ना हो कि इस गड्ढे में किसी इंसान की लाश दफन है। चांद की रोशनी में तमाम चीज़ों का जायजा लेने के बाद उसने गहरी सांस ली और हीरा की कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। दूसरी सुबह श्रद्धावती ने उसे हीरा के बारे में पूछा था। वो कहाँ गया है? शायद सुबह का सामान लेने गया हो। पता नहीं कहाँ गया, कुछ बता कर नहीं गया, मैं तो सो रही थी, रत्ना ने पुरसकून आवाज़ में कहा। आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। मगर हीरा शाम तक वापस ना आया, रात को भी वापस ना आया। अलबत्ता दूसरे दिन कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे। वो हीरा को आवाज़ें देते हुए वहां आए थे। जवाब में श्रद्धावती बाहर निकल आई। हाँ, क्या बात है भाई? माता जी, हीरा कहाँ है? पता नहीं, कहीं गया हुआ है। वो असल में विक्रम जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हीरा से कहीं अच्छे अच्छे आम तोड़कर रख दे। विक्रम सिंह महाराज आज किसी वक्त भी पहुंच जाएंगे। हीरा आ जाएगा तो ये बात कह दूंगी। माता जी, आप कौन हैं? मैं हीरा की दादी हूँ, काफ़ी दिन से यहाँ रहती हूँ। ठीक है माता जी, आप ये बात उसे कह दें कि ये काम वो फौरन करे। विक्रम सिंह महाराज किसी वक्त भी यहाँ आ सकते हैं। जब वो लोग चले गए तो श्रद्धावती के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। वो दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी। श्रद्धावती ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब फिर इम्तिहान का वक्त आ गया है रत्ना। मैंने जो तुझे इस संसार के बारे में सिखाया है वो समझ ले। अंजाम देना है, क्या समझी? समझ गई नानी जी। मगर क्या बात है? विक्रम सिंह खन्ना यहाँ आ रहा है। विक्रम खन्ना को अपने जाल में फांसना है तुझे, समझ ले। उसके बाद जागीरदारों के महल के दरवाजे तुझ पर खुले होंगे और तेरी जगह बागों का ये झोंपड़ा नहीं बल्कि खन्ना होगा। तुझे राजकुमारियों की तरह जीवन बिताना है। बाद में बताऊंगी कि तुझे करना क्या क्या है। क्या समझी? मैं तैयार हूँ नानी जी। नहीं, तू तैयार नहीं है, मैं तुझे तैयार करूंगी। और उसके बाद श्रद्धावती गायब हो गई।
ये पता नहीं चल सका था कि बूढ़ी औरत कहाँ गई है। वैसे कई बार पहले भी वो गायब हो गई थी और फिर जो वो वापस आई तो उसके हाथ काफ़ी सामान था। उसने कहा, रत्ना मैं तेरा श्रृंगार करूँगी। रत्ना को उस औरतों की सलाहियतों का आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा। श्रद्धावती उसका श्रृंगार करने लगी। रत्ना के ढीले ढाले बालों की उसने चोटी गूंदी। उस चोटी में उसने गुलाब के फूल परोए, फिर कुछ फूल उसके बालों में लगाए। गहरे रंग का लिबास उसे पहनाया और उसके बाद अजीब सी निगाहों से उसने रत्ना की तरफ देखा। फिर आहिस्ता से बोली, भगवान की सौगंध, मर्द होती तो इसी जगह जीवन वार देती तुझ पर। ऐसी सुंदर लग रही है तू कि तुझे इंसान देखे तो मर जाए, जीने की तमन्ना ही खो दे। रत्ना मुस्कुरा दी, फिर बोली, नानी जी इससे पहले तो मैंने कभी अपने आप पर गौर नहीं किया था। आज तुमने मुझे न जाने क्या से क्या बना दिया। इसकी एक वजह है बिटिया। क्या वजह है नानी जी? विक्रम खन्ना आ चुका, चांदनी रातें हैं, न जाने किस समय इधर का रुख करे। तुझे तैयार रहना होगा, क्या समझी? ठीक है नानी जी। विक्रम खन्ना रात को तो नहीं आया, लेकिन सुबह को श्रद्धावती ने कुछ तारीख देखी और जल्दी से रत्ना को होशियार कर दिया। मौसम बहुत खूबसूरत था, लेकिन आसमान पर बादल छाए होने की वजह से भीगा भीगा था। श्रद्धावती ने रत्ना को इतना चालाक कर दिया था कि रत्ना हर बात से पूरी वाकफियत रखती थी। वो जानती थी कि उसे बहुत बड़ा काम करना है। श्रद्धावती ने उसे बहुत कुछ समझाया। उसे अंदाज़ा हो गया था कि अगर आज उसने विक्रम खन्ना को मुतासर कर लिया तो उसका मुस्तकबिल बन जाएगा। वो बाग के एक खूबसूरत गोशे में पहुंच गई। दरख्तों पर कोयल कूक रही थी। वो खामोश खड़ी उस कोयल की कोक सुनती रही। परिंदे उस मौसम के हुस्न का पूरा लुत्फ ले रहे थे। बादल कुछ और गहरे हो गए थे। अचानक ही उसे कदमों की चाप सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। उसके बाद फनकारे का फन आसमान से बातें करने लगा। सहमा हुआ हुस्न, इतना हसीन के देखने वाला दीवाना हो जाए। खाली आंखों में खौफ के साए उस हुस्न में इजाफे का बाइस बने और सामने खड़े हुए आदमी ने दिल थाम लिया। रत्ना की सहमी सहमी निगाहें उसे देख रही थीं। खूबसूरत सिल्क के लिबास में मलबूस जो शख्स खड़ा था उसका कद बहुत लंबा था। बाल बहुत खूबसूरत, जिनमें कनपटियों के पास सफ़ेदी झलक रही थी। भारोब चेहरा, हैरत से सिमटे हुए होंठ, खुश रंग, देखने से अंदाजा होता था कि वाकई बड़ी जागीर का मालिक है। शांति के पूरे वजूद से टपकती थी। खुद रत्ना ने इतना शानदार मर्द जिंदगी में पहली बार देखा था। उसकी निगाहें देखने वाले को देख रही थीं। लगता था कि उसका सहर तोड़ दिया गया हो। आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे से खौफ के आसार हटे और होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने नरम लहजे में कहा, तुमने मुझे डरा ही दिया। वो भी चौंका। रत्ना की मुस्कुराहट ने, उसके दिलनवाज तबस्सुम ने उससे खौफ छीन लिया। इस बेतकल्लिफी पर वो मर मिटा। उसकी आंखों में जिंदगी लौट आई। फिर वो आहिस्ता से बोला, क्या अप्सराएं इस तरह धरती पर आती हैं? मेरा नाम अप्सराएं नहीं रत्नावती है। रत्ना ने हंसकर कहा। लगा जैसे जलतरंग बज उठा हो, दिल के तार छिड़ गए हों। तमाम से वो वाकिफ थी। फिर उसने कहा, मैं तो आकाश से नहीं उतरी, मगर लगता है तुम धरती पर उतरे हो। जवाब में उधर भी हंसी उभरी। फिर पूछा गया, क्यों? मुझे तो पता नहीं तुम यहाँ कैसे पहुंचे। तुम कोयल की कूकू में उलझी हुई थीं, वरना मेरी आने की आवाज़ ज़रूर सुन लेती। कोयल कितनी सुंदर होती है, कैसी सुंदर आवाज़ दी है भगवान ने उसे। मगर तुम कौन हो? ये विक्रम खन्ना के बाग में आमों की तारीफ सुनी ही थी, इसके बाग में ये हुस्न कहाँ से उभर आया? ए तुम विक्रम महाराज का नाम ऐसी बेतकल्लुफी से क्यों ले रहे हो? वो महाराज हैं हमारे। अच्छा, तुम्हारे महाराज हैं वो? तो और क्या, मगर तुम उनकी कौन हो? हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो हमारे महाराज ज़रूर हैं। कहाँ से आए हो? लो, आते कहाँ से? यहीं रहते हैं, हीरा के पास। हाँ, तुम हीरा को जानते हो? हाँ, कभी कभी आ जाते हैं। हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है हीरा। कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ चला गया, वो भी बगैर बताए। नानी जी भी परेशान है उसके लिए। अच्छा, इसलिए हमें नहीं मिला। सुनो, ज़रा बात सुनो। वो नहीं है तो हम जो हैं बाग की रखवाली के लिए, ये बाग हमारे महाराज विक्रम खन्ना का है। अरे होगा, हम भी किसी महाराज से कम नहीं, हम विक्रम खन्ना से ज़्यादा दौलतमंद हैं। होगे, पर वो हमारे महाराज हैं। तुम जाओ यहाँ से, हम तुम्हें एक आम भी नहीं देंगे। वो मुड़कर जाने लगी तो आवाज़ उभरी, मेरी बात तो सुनो रत्नावती, मेरी बात तो सुनो। क्या है? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मुझे 2 मिनट भी मुझसे बात नहीं कर सकती? कर तो सकते हैं, मगर
तुमने हमारे महाराज को बुरा कहा इसलिए हम बुरा मान गए। जवाब में वो भी मुस्कुरा दिया, फिर बोला, बात तो सुनो, जा कहाँ रही हो? वो झोंपड़ी है ना हमारी? हीरा की झोंपड़ी? हाँ। हीरा तुम्हारा कौन है? भाई है, नानी जी हमारे साथ हैं। इससे पहले हम कहीं और रहते थे, लेकिन अब हम हीरा भाई के पास आ गए हैं, यहीं रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, खन्ना महाराज से मिलोगी क्या? वो भी आए हैं? रत्ना ने दिलचस्पी से पूछा। नहीं, वो तो नहीं आए, लेकिन हम तुम्हें उनके पास ले जा सकते हैं। अरे जाओ जाओ, तुम क्या ले जाओगे? हम नहीं जाते तुम्हारे साथ वहाँ। हमारे महाराज अगर हमें कभी बुलाएं तो दूसरी बात है, महाराज तुम्हें बुलाएं तो जाओगी उनके पास? अब तुम्हें अपने महाराज की बातें क्यों बताएं? अब चलते हैं। ये कहकर रत्ना वापसी के लिए मुड़ी और तेज रफ्तारी से अपनी झोंपड़ी की तरफ भाग गई। बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन वो जानती थी कि विक्रम खन्ना को जिंदगी से महरूम कर आई है। दर हकीकत विक्रम खन्ना दीवाना हो चुका था और जब वो वापस मुड़ा तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि तुझे क्या मालूम बेवकूफ़, विक्रम खन्ना तेरा गुलाम बन चुका है। न जाने तू अब तक कहाँ थी, न जाने अब तेरे बगैर कैसे करेंगे गुजारा। वो अजीबोगरीब अंदाज में देर तक खड़ा रहा और उसके बाद लड़खड़ाते कदमों से वापस चला गया। लेकिन उसके फरिश्तों को भी ये बात मालूम नहीं थी कि वो दो पुरस्कार आंखें, दो सुर्ख आंखें जो एक भयानक चेहरे पर टिकी हुई थीं, उसका बेगौर जायजा ले रही थीं। मुड़ी हुई नाक के नीचे एक खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई है। वो वापस चला गया, लेकिन उसके दिल में बहुत से एहसासात, बहुत सी ख्वाहिशात जन्म ले रही थीं। फिर अपनी जागीर पर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने करीबी, अपने राजदार तेवाड़ी लाल को तलब किया। तेवाड़ी लाल उसकी बुराइयों का साथी था और दुनिया भर की नेक नामी कमाने के बाद विक्रम खन्ना जब तेवाड़ी लाल को तलब करता तो यकीनन उसके पीछे कोई बुरा तस्वुर होता था। तेवाड़ी लाल उसके पास पहुंच गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज जब मुझे बुलाते हैं तो मैं अपने चारों तरफ देखता हुआ आता हूँ। ये सोचता हूँ कि वो कौन सी अप्सरा है जो महाराज के मन को भा गई है और उसे महाराज के लिए हासिल करने में मुझे क्या मुश्किल पेश आ सकती है। कहिए महाराज कैसे बुलाया? तुम बातें बहुत बनाते हो तेवाड़ी, फजूल बातों से गुरेज किया करो, मुझे ज्यादा फजूल बातें पसंद नहीं। तो पता बता देना महाराज। सुनो। विक्रम खन्ना तेवाड़ी लाल को सारी तफसीलात बताता रहा। तेवाड़ी लाल गौर से सुनता रहा, फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, ये भी कोई मुश्किल काम है? जाओ अपना काम शुरू कर दो। तेवाड़ी लाल ने अपना काम शुरू कर दिया और उसके बाद वो न जाने किस तरह शरादा तक पहुंचा। शरादा तो उसका इंतजार ही कर रही थी। तेवाड़ी लाल ने बूढ़ी औरत से कहा, देखो बूढ़ी औरत, अभी तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम कैसा गोरे नायाब अपने झोंपड़े में लिए बैठी हो। किस्मत बार बार मेहरबान नहीं होती, अगर किस्मत मेहरबानी करे तो जीवन बदल जाता है। एक बूढ़े बदन के साथ तुम्हें झोंपड़े में रहते हुए तकलीफ नहीं होती क्या? श्रद्धावती ने कहा, क्यों नहीं होती महाराज, जवान नवासी रहती है। रत्ना ने कहा, हमारे पास नानी है, हमें इसकी देखभाल भी करना पड़ती है, पर क्या करें, बस जो भवानी माँ की मर्जी। भवानी माँ ने तुम्हारे भाग जगा दिए हैं। चलो उठो, एक ऐसी शख्सियत ने तुम्हें बुलाया है, सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। कौन है वो? विक्रम खन्ना महाराज, नाम सुना है तुमने उनका? झोंपड़ों में रहने वाले बड़े लोगों का क्या नाम सुनेंगे महाराज, पर आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन उन्होंने हमें क्यों बुलाया है? ये बात की बातें हैं, ये बताओ चलोगी? महाराज, संसार से इस तरह रिश्ता टूट गया है कि कोई पूछने वाला भी नहीं रह गया, और अगर कोई पूछे तो उसे ठुकराया कैसे जा सकता है? तो फिर तैयारी करो। श्रद्धावती के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, एक शैतानी मुस्कुराहट। पहली कामयाबी उसे हासिल हुई थी। विक्रम खन्ना की अजीमुशान हवेली पूरी महल का महल थी और उस महल में एक ऐसी जगह उन लोगों को मिली थी जहां से महल के आसपास विक्रम खन्ना की जागीर का जायजा लिया जा सकता था। बहुत बड़े जागीरदार थे विक्रम खन्ना और बहुत खूबसूरत जगह थी उनकी, जहां चारों तरफ जिंदगी ही जिंदगी थी। टांगे मोटरें, बड़े बड़े बाजार, बांके सजीले नौजवान। हवेली में अगले हिस्से से अंदर दाखिल होकर उन दोनों को उस क्वार्टर में पहुंचा दिया गया जो हवेली के खास मुलाजमीन के लिए था। क्वार्टर भी जागीरदार ने अपनी हैसियत के मुताबिक बड़ी खूबसूरती से बनवाए थे। तिवाड़ी लाल जानता था कि उसे क्या करना है, चनाचे उसने कुर्बो जवार के लोगों को बताया कि उसकी एक रिश्तेदार आई है और यहाँ रहेगी। शहजादवती को जब रहने की जगह मिली तो उसने रत्ना से कहा, देख रत्ना, तेरा जीवन मैंने अपने कंधों पर ले लिया है।
जो कुछ तुझ पर बीती है वो एक अलग बात है। अपना जीवन अगर शांत से गुजारना चाहती है तो बस समझ ले कि शरादावती के कहने पर हाँ करना, तुझे हर आसाइश मिलेगी। मेरी फिक्र मत करना, और अगर कभी कोई ऐसी अनहोनी बात देखे जो तेरी समझ में ना आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बात भी कोई ऐसी नहीं थी जो बाइस से परेशानी हो। अभी तक उसके जहन में ये बात नहीं आई थी कि उसने क्या खोया है, क्या पाया है। वो तो बस एक मासूम जिंदगी को एक बेहतर रंग देना चाहती थी। दोस्तों, उम्मीद है कहानी डायन की 5वीं किस्त आपको पसंद आई होगी। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से मिल जाया करें। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस कहानी की पिछली 4 एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। आप वहां से इसकी पिछली 4 एपिसोड्स भी देख सकते हैं। और इसकी डिस्क्रिप्शन में पिछली और भी तमाम कहानियों की प्लेलिस्ट के लिंक मौजूद हैं। आप वहां से दूसरी तमाम कहानियां भी देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इस कहानी की 6ठी किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।